हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लुइस मॉडल। इससे पहले मैंने एक लुइस मॉडल पे एक वीडियो बना रखी है, तो पहले आप वो वीडियो देखें, उससे आपको पता चलेगा लुइस मॉडल में क्या चीज़ है। उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म क्या है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुइस मॉडल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, जो कि डब्ल्यू आर्थर लुइस ने दिया था 1954 में, जिनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे लेबर ट्रांजिशन करता है फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दो सेक्टर की बात हुई थी, ट्रेडिशनल सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की। तो ये ऐसी लुइस मॉडल के ऊपर मैंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियो बना रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आई वुड रिकमेंड पहले आप वो देखिए, अदरवाइज ये आपको क्रिटिसिज्म इसके समझ नहीं आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल तो थी, कई कंट्रीज में ये चीज देखी भी गई थी कि इन्होंने जो मॉडल दिया है वो सही है, लेकिन मॉडल ने कुछ सेवरल क्रिटिसिज्म फेस किए थे, जो कि है हर एक चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। क्रिटिसिज्म हर एक मॉडल के आपको मिलेंगे। तो इस मॉडल के क्या क्रिटिसिज्म थे? अजम्पशन ऑफ अनलिमिटेड लेबर सप्लाई। लुइस मॉडल ये कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ना अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में जाती रहेगी। ये अजम्पशन ली थी। अब लुइस ने अज्यूम किया था कि सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जिस्ट करती है और वो ट्रांसफर की जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट, की एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें सरप्लस लेबर है। सरप्लस मतलब जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लेबर अवेलेबल है। तो अगर वो लेबर कंटिन्यूअसली हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में सप्लाई करते रहें तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्ट नहीं करेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी। बल्कि इन रियलिटी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने ये एक्सपीरियंस करा है कि लेबर शॉर्टेजेस इन रूरल एरियाज। लुइस मॉडल कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है, तो वो वहां से अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती भी है ना, तो उसे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। उनका ये कहना था। वहीं क्रिटिसिज्म कहते हैं कि रियलिटी में कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने लेबर की शॉर्टेज पाई है रूरल एरियाज में। आपने तो कह दिया कि सारी जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर की उधर चली जाएगी शहरों में और एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। शॉर्टेज आ रही है लेबर की रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से वेजेस बढ़ रहे हैं रेदर देन कांस्टेंट वेजेस इन एग्रीकल्चर। कहीं भी अगर आप देखोगे कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है तो प्राइस तो इफेक्ट होंगे ही। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर शॉर्टेज आ रही है वर्कर्स की, तो ऑफ कोर्स जितने वर्कर्स हैं रूरल सेक्टर में उनकी तो वेजेस बढ़ेगी ना, उनकी तो, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। अब उन्हें खेतों में काम करने के लिए पर्सन चाहिए, अगर पर्सन नहीं है तो वो तो ये कहेंगे ना ज्यादा पैसे ले लेना लेकिन हमारे खेतों में काम कर दो। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? वेजेस बढ़ रही है रेदर देन कांस्टेंट वेजेस इन एग्रीकल्चर। आई होप ये समझ आ गया होगा। सेकंड चलते हैं, वेज रिजिडिटी एंड लेबर मार्केट इनपरफेक्शन। लुइस मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है ना, यानी कि जो अर्बन सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पर वेजेस को फिक्स माना गया है at a subsistence level until all surplus labor is absorbed। लुइस मॉडल में इन्होंने कहा है सरप्लस लेबर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव कर जाते हैं। तो जो कैपिटल सेक्टर है या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर ना वेजेस सेम होते हैं, सबसिस्टेंस वेजेस होते हैं कि रोटी कपड़ा मकान आ जाए इतनी वेजेस रखी जाती हैं और वो फिक्स रहते हैं तब तक जब तक सारे जो एक्सेस लेबर है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के वो अब्जॉर्ब ना कर लें। ठीक है, इनका ये कहना था लुइस मॉडल का। अब क्रिटिसिज्म कहते हैं हाउएवर वेजेस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑफन राइज। इन्होंने कहा फिक्स्ड होते हैं। क्या फिक्स्ड होते हैं अर्बन सेक्टर में वेजेस? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनियन बन जाती है, कई बार मिनिमम वेज लॉज बन जाते हैं, बार्गेनिंग पावर आती है, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट लेस लाइकली टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि आप जो ये कह रहे हो ना, लुइस मॉडल जो ये कह रहा है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में सबसिस्टेंस वेज रहेगी और वो भी फिक्स रहेगी, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो वेजेस है ना वो डिटरमाइन की जाती है, मिनिमम वेज लॉ क्या चल रहा है, यूनियन पे डिपेंड करता है कि लेबर की यूनियन तो नहीं है, उनकी बार्गेनिंग पावर पे, उनके पास क्या एक्सट्रीम स्किल है, वो डिटरमाइन करती है वेजेस को। हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स ही रहता है। थर्ड आता निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। लुइस ने प्राइमरली फोकस किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ पे, अज्यूमिंग दैट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेगनेंट रहेगा। लुइस मॉडल ने क्या किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी सरप्लस लेबर है वो कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती रहेगी और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो उसको प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता रहेगा। तो लुइस का जो मॉडल था ना वो बेस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, और उन्होंने अज्यूम कर रखा था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो स्टेगनेंट रहेगी, जितनी है वैसे ही चलती रहेगी। रियलिटी में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको करना है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है, उसको भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिसिज्म। फिर आ जाता है कैपिटल फ्लाइट एंड लैक ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। लुइस क्या अज्यूम करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर देंगे इकोनॉमी में टू क्रिएट मोर जॉब्स। लुइस ने तो यही कहा था, जो भी लेबर आएगी सरप्लस लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम सबसिस्टेंस वेज देंगे, जो हमें प्रॉफिट होगा वो हम फर्दर जॉब क्रिएट कर देंगे और उसी फर्म में दोबारा एक्सपेंशन में लगा देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगी। अब ये देखा गया है कई केसेस में कि कैपिटलिस्ट जो उनका प्रॉफिट होता है ना वो अपनी कंट्री में लगाने की बजाय अब्रॉड इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। लुइस का तो पूरा बेस था कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, अगर मेरी आज के टाइम में एक फर्म है, छोटी सी फर्म है एक कमरे की, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं उसका 2 कमरे का बना लूंगी, फिर उसको 4 कमरे की बना लूंगी, फिर उसको सो ऑन पूरा प्लांट बना लूंगी। अगर प्रॉफिट बढ़ता गया तो मैं और 2 प्लांट बना लूंगी। इन्होंने ये चीज नहीं कही कि अगर मेरा एक पूरा बड़ा प्लांट हो गया तो मैं, हो सकता है मैं बाहर इन्वेस्टमेंट कर दूं और वहीं सेटल हो जाऊं या वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। उस चीज की यहाँ पर लुइस मॉडल में कोई भी चर्चा नहीं थी। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट को अब्रॉड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रेदर देन री इन्वेस्टिंग डोमेस्टिकली, जिसकी वजह से अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो ड्रेन हो गया ना, मनी का ड्रेन हो गया, वो तो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई, तो उससे हमारे इंडिया को क्या फायदा हुआ, तो इसकी वजह से स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। फिर आगे चलते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। मॉडल ने यानी कि लुइस मॉडल ने डज नॉट अकाउंट फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का तो इन्होंने बात ही नहीं की। इन्होंने कहा जितने लेबर आते रहेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी एफिशिएंट है कि वो सारे लेबर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का कोई भी यूज नहीं किया है कि हम लेबर को रिप्लेस करके कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मशीनरीज लाएंगे, ऐसा कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं था। लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन द ऑटोमेशन रिड्यूसेस लेबर अब्जॉर्प्शन, कॉन्ट्राडिक्टिंग लुइस assumption ऑफ continuous employment growth। लुइस मॉडल तो कह रहा है आप कंटिन्यूअसली जॉब क्रिएट करते रहोगे क्योंकि सरप्लस जो लेबर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में आएगी हम उसको सबसिस्टेंस बेस पे रख लेंगे और फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको री इन्वेस्ट कर देंगे, फिर और वर्कर्स आ जाएंगे और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट होती रहेगी। लेकिन एक्चुअल में जब आप फर्म ऑपरेट करते हो तो हम धीरे धीरे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं कि सिर्फ लेबर को ही नहीं बढ़ा रहे हम कई बार ऐसी मशीनरियां ले आते हैं जो 10 लेबर्स का काम एक मशीनरी कर रही है। तो यहाँ पर उस चीज का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक मशीन्स लाना, उसकी वजह से लेबर जो आप कह रहे हो ना अब्जॉर्प्शन वो उतनी नहीं हो पाती है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लुइस की अजम्पशन को, जो कह रहे हैं कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होती रहेगी। नहीं होगी क्योंकि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे भी कंपनीज स्विच करती हैं। आगे चलते हैं, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ड्यूअलिज्म। लुइस मॉडल ने एक स्ट्रिक्ट डिवाइड किया है कि एक हमारे पास ट्रेडिशनल सेक्टर है एक हमारे पास मॉडर्न सेक्टर है, लेकिन रियलिटी में इकोनॉमी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी इजी नहीं है। with informal urban employment and services sector played significant roles। इन्होंने यहाँ पर सब
जो ट्रेडिशनल से सरप्लस लेबर आई मॉडर्न में, इन्होंने सबको ना फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंडर कंसीडर किया है कि हम उन्हें कंपनीज में लगा रहे हैं एज अ लेबर। लेकिन उन लोगों का क्या जो इनफॉर्मल अर्बन एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि जो फेरी लगाते हैं और जैसे जो छोटे मोटे जो काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जो लोग हैं फेरी वाले, वो वाले वर्कर्स कहाँ आएंगे? तो ये कह रहे हैं जो इकोनॉमी को जो आपने स्ट्रिक्टली डिवाइड किया है ना कि एक ट्रेडिशनल है एक मॉडल में, इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि और भी इसके अंदर लोग आते हैं जो कि इनफॉर्मल अर्बन एम्प्लॉयमेंट में भी लगे हुए हैं। उनकी चर्चा कहाँ है आपके मॉडल में? एम्पेरिकल एविडेंस एंड रियलिटी चेक। सेवरल कंट्रीज स्ट्रगल करती है ट्रांजिशन करने में एक एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनाने में एज स्मूथली एज लुइस सजेस्टेड। लुइस ने बोला है कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट ले जाएंगे स्मूथली, क्योंकि एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर होते हैं, वो सारे यहाँ पे चले जाएंगे और सब चीज बढ़िया से चलेगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज में स्ट्रगल फेस करी है, जो कि इतनी स्मूथली लुइस मॉडल ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया है कि वो इतना सिंपल है नहीं जितना आप दिखा रहे हो। ईस्ट एशियन इकोनॉमी, जिसमें साउथ कोरिया, ताइवान आते हैं, उन्होंने सक्सीड किया है बाय एम्फेसाइजिंग एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स, नॉट जस्ट लेबर ट्रांसफर। लुइस मॉडल में क्या बोला गया? लेबर को, सरप्लस लेबर को ट्रांसफर करना है। लेकिन कई कंट्रीज में देखा गया कि इन्होंने लेबर को ही सिर्फ ट्रांसफर नहीं करा, इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, नए नए एजुकेशन सिस्टम इन्होंने अच्छा बनाया, एक्सपोर्ट्स करा है, जिसकी वजह से उस नेशन को एक अलग ग्रोथ मिली है। तो सिर्फ लेबर के ट्रांसफर से हम नहीं कह सकते इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने और फैक्टर्स को डेवलप करके भी ग्रोथ लाए हैं। तो ये सारे थे हमारे क्रिटिसिज्म लुइस मॉडल के। तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि लुइस मॉडल प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को फाउंडेशन मान सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो पहले था एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा है तो वो इधर ला रहे हो, ठीक है। इट ओवर सिंप्लीफाइज रियलिटी, इन्होंने रियलिटी को ना बहुत ज्यादा सिंपल ही बना दिया कि एक है बंदे जो गांव में रह रहे हैं, एक है शहर में, वो वाले बीच में क्या कहाँ गए लोग जो वैसे ही फेरी डाल रहे हैं, घूम घूम के कोई सामान बेच रहे हैं, वो ना फॉर्मल में आ रहे हैं, इनफॉर्मल को इन्होंने कंसीडर किया ही नहीं है। सो इट डज नॉट फुल्ली कैप्चर मॉडर्न इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज को सब कुछ नहीं कंसीडर किया है। टुडे इकोनॉमिस्ट एम्फेसाइज मोर ऑन अ होलिस्टिक अप्रोच। आजकल जो इकोनॉमिस्ट है ना वो सारे होलिस्टिकल अप्रोच की बात करते हैं जिसमें सब कुछ कवर होता है। देन दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर भी, टेक्नोलॉजी भी, ह्यूमन कैपिटल भी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी, एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के रूप में। तो लुइस मॉडल ने सिर्फ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, उन्होंने जो एक्चुअल जो सिनारियो है उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है। लेकिन आज के टाइम में इकोनॉमिस्ट जो है वो एम्फेसाइज करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच, सिर्फ ये ही नहीं कि आपने लेबर को ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर, या आपने सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही डेवलप किया। इसके अंदर सारी होलिस्टिक अप्रोच मतलब सारे सेक्टर्स को लेकर चलना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। अगर हमें एक कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो हमें हर एक सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, रेदर देन कि हमारा फोकस सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हो या हमारा फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो, सारे सेक्टर्स पे होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।